आप लोगों को नरेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। नरेशन बहुत आसान है, इसे आप लोग कठिन समझते हैं, लेकिन ध्यान से अगर सुनेंगे और समझेंगे तो बहुत आसान भाषा में, सरल भाषा में इसे आप समझ सकते हैं। नरेशन का मतलब होता है कथन। नरेशन का मतलब होता है कथन। इसे हम अंग्रेजी में स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेटमेंट यानी कथन। यह जो है नरेशन जो वर्ड है वह नैरेट से बना है। इससे बना है नैरेट से। नैरेट का मतलब होता है कहना, टू से या टू टेल। नैरेट एक वर्ब है और इससे बन गया नरेशन नाउन। नरेशन क्या बन गया? इसे वर्ब से हम नाउन बनाते हैं, संज्ञा बनाते हैं। तो ये नैरेट जो वर्ड है वो बन गया नरेशन। क्या बन गया? यानी कथन, स्टेटमेंट। अब हम बताएंगे आप सबों को कि नरेशन कितने तरह के होते हैं, काइंड्स ऑफ नरेशन। अब नरेशन जान गए। नरेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट, कथन, या वर्ब से बना है नैरेट, जिसका मतलब होता है कहना। अब हम बताएंगे नरेशन के काइंड्स, बताएंगे नरेशन के कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं। तो पहला होता है डायरेक्ट नरेशन। पहला क्या होता है? डायरेक्ट नरेशन। इसे हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कथन। जब हम वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला, वक्ता मतलब क्या होता है? बोलने वाला। जब हम वक्ता, अंग्रेजी में उसको स्पीकर बोलते हैं, जब हम वक्ता यानी बोलने वालों की बातों को उसी रूप में, उसी शब्दों में, यानी जैसे वैसे, ज्यों का त्यों रखते हैं। जब हम, फिर से समझिए, जब हम किसी वक्ता की बातों को, जब हम किसी बोलने वाले व्यक्ति की बातों को उन्हीं के शब्दों में यानी ज्यों का त्यों रख देते हैं, अर्थात हम अपनी तरफ से उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, बल्कि जैसे जैसे आपको क्लास में शिक्षक पढ़ाते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, उसको आप हूबहू उतार देते हैं। यानी शिक्षक द्वारा पढ़ाई गई बातों, लिखी गई बातों को हम जो कहते हैं उतारना, हूबहू उतारना, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। अब समझ गए कि डायरेक्ट नरेशन किसी वक्ता की बातों को हम उन्हीं के शब्दों में लिख देते हैं, कोई बदलाव नहीं करते हैं। अब समझना आपको यह है कि नरेशन जो होते हैं, इसके डायरेक्ट नरेशन जो होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है कॉमा, जो होता है कॉमा, कॉमा ही सेज, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इसको हम क्या कहते हैं? यानी कॉमा के पहले वाला जो वर्ड होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कॉमास, यानी दो कॉमा से शुरू हुआ और दो कॉमा से अंत हो गया, यानी जो बात कही गई, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है जो बात मैंने कही, जो बात उसने कहा, यानी कॉमा के अंदर कॉमा से शुरू हुआ और कॉमा से बंद हो गया, तो इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो वाक्य रहता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और कॉमा के पहले जो संदेश रहता है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। इतना बात समझ गए? इसको रिपोर्टिंग स्पीच और इसको रिपोर्टेड स्पीच। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। पहला रिपोर्टिंग स्पीच, जैसे यहाँ पर देखिए मैंने लिखा ही सेज, ही सेज वह कहता है, ही सेज मतलब वह कहता है। यहाँ पर एक कॉमा हो गया, यानी कॉमा के जो पहले वाला वाक्य हो गया, ये कॉमा के पहले वाला वाक्य, उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और फिर दूसरे मैंने लिखा है रिपोर्टेड स्पीच, यानी कही हुई बात, यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो मैंने लिखा आई गो, मैं जाता हूं, यानी इन्वर्टेड कॉमा से शुरू हुआ और इन्वर्टेड कॉमा से बंद हो गया, तो इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। आई गो रिपोर्टेड स्पीच, यानी इसमें आई गो रिपोर्टेड स्पीच है और ही सेज रिपोर्टिंग स्पीच है। यानी नरेशन को आप समझ गए, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। एक बार फिर से सुन लीजिए, किन्हीं की कही हुई बातों को, किन्हीं की लिखी हुई बातों को हूबहू अपनी कॉपी में आप उतार देते हैं। यानी किन्हीं की कही बातों को, जैसे शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा या पढ़ाया, जैसे मैंने इस बात मैंने लिखा तो आपने इसको हूबहू उतार दिया, तो उसको हम कहते हैं
नरेशन या डायरेक्ट स्पीच भी इसे कहा जाता है। नरेशन को क्या कहते हैं बच्चों? स्पीच कहते हैं। अब आ जाइए दूसरा, इनडायरेक्ट नरेशन। इसको हिंदी में कहते हैं अप्रत्यक्ष, यानी प्रत्यक्ष का उल्टा अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कथन। अब इसको समझिए, इनडायरेक्ट नरेशन क्या है, अर्थात अप्रत्यक्ष कथन क्या है? जब हम वक्ता यानी स्पीकर यानी बोलने वाला की बातों को अपने शब्दों में रखते हैं, यानी शिक्षक की जो हूबहू बातें नहीं लिखकर उनको अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, लिखते हैं या उन्हें बदलते हैं, उसे हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं, अर्थात अप्रत्यक्ष कथन। यानी आपको ये समझना है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कॉमा को ओमिट कर देते हैं, कॉमा को डिलीट कर देते हैं, कॉमा हट जाता है, और इन्वर्टेड कॉमा जो ये है कि दोनों को भी हटा देते हैं। यानी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा के पहले जो वाक्य है कॉमा को हम हटा दिए, और इन्वर्टेड कॉमा जैसे शुरू हुआ और बंद हुआ उसको भी हम हटा देते हैं। जैसे देखिए, इससे मैंने आपको ही समझना है, पहले मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, पहले इसको आप इतना समझना है। जैसे ही सेज है, ही सेज मैंने लिख दिया, और कॉमा को हटाकर मैंने दैट लिख दिया, सामान्य थे जनरली दैट मैंने लिख दिया, यानी जोड़ता है वाक्य को। फिर अब यहाँ आई है, आई को मैंने ही लिख दिया। क्यों लिख दिया मैं इसे बताता हूँ कि ये जो है इसका जो बदलाव होता है बच्चों, आपको ये समझना है। ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, यहाँ जो मैंने लिखा है आई गो, ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टिंग स्पीच है। तो आपको ये समझना है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो बदलाव होता है पर्सन में, आपको ही समझना है। अब आपको ही समझना है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट समझ गए, डायरेक्ट का उल्टा इनडायरेक्ट, यानी उसको अपने शब्दों में व्यक्त कर दिए डायरेक्ट को, तो इनडायरेक्ट हो गया। अब इसमें कॉमा को हटा दिए, दैट लगा दिए, फिर आई को ही में बदल दिए। अब देखिए, मैं आप ये समझना आपको, अब थोड़ा सा पर्सन के बारे में मैं समझा दूं आपको। आई फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्यों है? जो बोलने वाला व्यक्ति, जैसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, मैं क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। और इसका बहुवचन यानी प्लुरल हो गया वी। आई मतलब मैं और यू मतलब हम लोग, यानी आई का प्लुरल वी, बहुवचन। फिर यू सेकेंड पर्सन है, यू मतलब आप होता है, आप मतलब एक व्यक्ति, आप जाते हैं, आप खाते हैं। और यहाँ फिर लिख देते हैं यू गो, आप लोग खाते हैं। यानी यू को हम फर्स्ट पर्सन के रूप में भी लिखते हैं, सिंगुलर के रूप में भी लिखते हैं, सॉरी, यू को हम सिंगुलर के रूप में भी लिखते हैं और यू को प्लुरल के भी रूप में लिखते हैं। इससे यू गो कहेंगे, यू गो आप जाते हैं, यू ईट आप खाते हैं, और यू का मतलब यू ईट आप लोग खाते हैं। और देखिए यहाँ पर ही सी इट, ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, इसका प्लुरल हो गया दे, दे मतलब वे लोग, प्लुरल क्या हो गया? दे। यानी फर्स्ट पर्सन ये है सिंगुलर नंबर, ये हो गया प्लुरल नंबर। अब देखिए जो फर्स्ट पर्सन है, मैंने जो लिखा है सन, समझिए अब एस ओ एन, सन क्या, व्हाट इज सन? सन का मतलब बेटा होता है, यहाँ सन का मतलब समझिए। एस का मतलब सब्जेक्ट, एस का मतलब क्या हो गया? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, सब्जेक्ट मतलब कर्ता। ओ का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया कर्म जिसको बोलते हैं। और एन का मतलब नो चेंज, यानी कोई बदलाव नहीं। फिर से समझिए, एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नो चेंज। अब समझना है, वन जो है फर्स्ट पर्सन है, जिसे यहाँ मैंने लिखा है, वन क्या है? फर्स्ट पर्सन को इंडिकेट करता है। टू जो है सेकेंड पर्सन यानी यू को इंडिकेट करता है। फर्स्ट पर्सन आई को इंडिकेट करता है, टू सेकेंड पर्सन यू को इंडिकेट करता है, थर्ड पर्सन ही सीट को इंडिकेट करता है। अब समझना है, एस ओ एन का जो सूत्र है, जो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और थर्ड पर्सन नो चेंज होगा। मैं तीनों के बारे में बारी बारी से बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर सामान्यतः दैट लगाते हैं, इसमें तो बदलाव हुआ बच्चों, दैट मैंने लगा दिया, यानी इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। ये हो गया इनडायरेक्ट नरेशन कहेंगे बच्चों, या स्पीच कहेंगे। इसको नाम, इसका नाम है इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिए हम। ये सेज हो गया, सेज को सेज लिख दिए,
और कॉमा को हटा के मैंने दैट लगा दिया। और फर्स्ट पर्सन है बच्चों, तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, यानी रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ ध्यान से समझिए बच्चों, ये जो है रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, इस सब्जेक्ट के अनुसार बदल गया। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है बच्चों, ही है, तो आई क्या आ गया, आई आ गया ही के रूप में, यानी आई का रूप हो गया ही, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। फिर से समझिए, रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ध्यान से समझिए इसको, यानी ही के अनुसार। तो ही सेज, यहाँ पर ही सेज वह कहता है, आई गो मैं जाता हूँ। यहाँ पर ही सेज वह कहता है, दैट की वह जाता है, यानी आई बदल गया ही के अनुसार। अब देखिए, वो मतलब टू हो गया, टू मतलब सेकेंड पर्सन, टू हो गया सेकेंड पर्सन, यानी सेकेंड पर्सन जो बच्चों है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, यानी टू इजकल टू ओ, टू इजकल टू ओ। यहाँ फिर से समझिए, एस इजकल टू 1, ओ इजकल टू 2 और एन इजकल टू 3। इस सूत्र दिमाग में आप याद रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यानी एस फर्स्ट पर, एस जो है सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के अनुसार बदल गया, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी ही हो गया। अब यहाँ पर दूसरा मैं उदाहरण देता हूँ, ही सेज टू मी। देखिए यहाँ पर सेज टू को टेल से बदल दिए, सेज का सेज ही रहता है, और सेज के बाद जब भी टू आता है बच्चों तो उसको टेल से बदल देते हैं, तो हो गया ही टेल्स मी। दैट लगा दिए, कॉमा को हटाकर। अब देखिए यू सेकेंड पर्सन है, यू क्या है, सेकेंड पर्सन। अब देखिए ओ इजकल टू 2, अब बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी यू जो है बच्चों बदल देगा मी के अनुसार। किसके अनुसार बदल देगा, मी के अनुसार। अब ये टेल्स मी दैट, यू बदल देगा मी का आई हो जाएगा, क्योंकि दैट के बाद वह कहते हैं कि, वह मुझसे कहते हैं कि मैं जाता हूँ, तो यहाँ पर यू बदल गया मी के अनुसार, क्योंकि वो इजकल टू 2। यहाँ पर यू सेकेंड पर्सन है, यहाँ पर यू क्या है जी, सेकेंड पर्सन है, इसलिए क्या बदल गया, वो के अनुसार। यानी सब्जेक्ट है बच्चों, इसमें सब्जेक्ट था तो ही के अनुसार बदल गया, इसमें ऑब्जेक्ट है ना, इसमें ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, तो ये बदल गया मी के अनुसार, तो मी का आई हो गया, आई गो। अब यहाँ पर फिर समझिए इसको, यानी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है वो समझ गए, ओ इजकल टू 2 समझ गए। अब बताएंगे एन इजकल टू 3, यानी नो चेंज। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एन इजकल टू नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। अब देखिए जहाँ पर ही सीट आएगा वहाँ पर आप कुछ नहीं बदलेंगे, शो करके लिख देंगे। अब जैसे मैंने समझिए बताया हमें, यू सेड टू मी। अब देखिए बच्चों, सेज टू का टेल से बदल गया और सेज का सेज ही रहता है, सेज के बाद जब भी टू आएगा बच्चों तो उसको सेज टू को टेल से बदल देंगे। अब देखिए से टू, यहाँ पर से टू को हम टेल में बदलेंगे, से टू किसी बदलेंगे टेल में, तो हो गया यू टेल मी दैट। अब ही का मैंने कहा था, जहाँ यदि रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, यदि रिपोर्टेड स्पीच में ही हो, सी हो, इट हो, तो उसको हम नहीं बदलेंगे, अर्थात उसको हूबहू लिख देंगे। यानी इसका जो पर्सन है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यहाँ पर नहीं बदला, इसलिए ही टेल, यू टेल मी दैट, यू का बदल गया, ही का बदल गया मी के अनुसार। क्या बदल गया बच्चों, नहीं बदलेगा, यहाँ पर ही का ही रहेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन है, तो यू टेल मी दैट ही गोज। तो मैंने बताया आपको, अभी एग्जाम्पल थोड़ा सा दिया। नरेशन क्या है, फिर से मैं एक बार रिविजन समझ लीजिए। नरेशन एक स्टेटमेंट है, नरेशन क्या है, एक कथन है। मैं दोहरा रहा हूं शॉर्ट में, डायरेक्ट नरेशन प्रत्यक्ष कथन, जब हम किसी बात को हूबहू उतार देते हैं, नकल करना, कॉपी करना। जब हम किसी वक्ता की बातों को, जब हम किसी टीचर की बातों को, लिखे हुए बातों को हूबहू अपनी कॉपी में उतार देते हैं, तो उसको डायरेक्ट नरेशन कहते हैं बच्चों। इनडायरेक्ट नरेशन, जब हम किसी वक्ता की बातों को, स्पीकर की बातों को, बोलने वाले की बातों को उनके शब्दों में न लिखकर अपने शब्दों में लिखते हैं, अपनी भाषा में लिखते हैं, अर्थात उसमें हम थोड़ा बदलाव कर देते हैं बच्चों, हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। तीसरा पॉइंट मैंने बताया, सन का जो फॉर्मूला, एस इजकल टू 1, ओ इजकल टू 2, एन इजकल टू 3। यानी एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नो चेंज।
फिर यहाँ पर समझिए वन है, यानी वन का मतलब फर्स्ट पर्सन, वन का मतलब यहाँ पर लिखा है फर्स्ट पर्सन, ओ का मतलब सेकेंड पर्सन, एन का मतलब थर्ड पर्सन, नो चेंज। यानी फर्स्ट पर्सन जो है वन जो है एस के अनुसार बदलेगा, ओ जो है टू के अनुसार बदलेगा, एन जो है थ्री के अनुसार बदलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा ही सेज, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन एस के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट एस है, चूंकि रिपोर्टेड स्पीच बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार, तो इसलिए आई का स्थान जो है ही ले लिया, ही गुज। अब दूसरा उदाहरण देखिए, सेकेंड पर्सन समझिए, ओ इक्वल टू टू, ये तो समझ गए। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो सेज टू का टेल्स से बदल दिए, ही टेल्स मी दैट, यू बदल दिया किसके अनुसार, है ना, सेकेंड पर्सन है, तो ओ इक्वल टू टू, यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल गया, इसलिए मी का आई हो गया। थर्ड पर्सन नो चेंज, इसमें तो कोई दिमाग आपको लगाना ही नहीं इस पर्सन में, यानी यू टेल मी दैट ही गोज, ही को मैंने बदलाव नहीं होगा। तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन परिचय दिया बच्चों, नरेशन का इंट्रोडक्शन दिया। अब मैं आगे दूसरी क्लास में आपको बताऊंगा।